नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि आज भी हिंदुस्तान आज़ाद देश है। हो सकता है मेरी समझ आपकी समझ से मेल ना खाए, लेकिन जो मैं बातें आपसे बताऊंगा उन पर आप गौर करें और सोचें कि आज देश में क्या वो नहीं हो रहा जो हमारे गुलामी के दिनों में होता था। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको बना के देता हूं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। इसके बारे में और आगे बात की जा सकती है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अकेला चना भाड़ को नहीं चला सकता। भाड़ उसको कहते हैं जिसमें चने भुने जाते हैं। इसलिए हम सब मिलकर अगर कोई एक सहमति से काम करेंगे या सोचेंगे तो हम उसको कहीं ले जा सकते हैं। लंबा न करते हुए, जो वो बातें जो आज भी गुलामी की छाप हम पर वैसे ही बनाए हुए हैं जैसे हम गुलाम थे। मेरा जन्म तो गुलाम भारत में हुआ था। उस टाइम पर मैं गुलाम भारत की जो बातें थी वो मुझे याद हैं और आज भी वही बातें हो रही हैं। मुझे देख के दुख होता है कि जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, अपना सहयोग दिया, हम उनके प्रति भी अपना दायित्व पूरी तरह नहीं निभा रहे। चलिए, वो तो पास था, अब आगे क्या होगा वो हम देखेंगे पहले, लेकिन ये बातें ज़रूर सुनें। नंबर 1, हमारा देश धर्म के नाम पर वैसे ही बटा हुआ है जैसे आज़ादी से पहले बटा हुआ था। हिंदू मुसलमान की जो आपसी मेल मिलाप था वो आज़ादी के टाइम पर इतना ख़राब नहीं था जितना आज है। आज हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं। ये क्यों मानते हैं कि ये अंग्रेज़ नहीं चाहता था। अंग्रेज़ सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों कौम एक हो जाएं और हमें आसानी से इस देश से निकाल दें। इसीलिए उन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी अपनी बड़ी सोच समझ के चलाया था और वो आज भी उतना ही दुखदाई है जितना कि वो छोड़ के गए थे। कोई उसमें फ़र्क नहीं है। इसके बारे में हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा कि धर्म के बारे में हम क्या करें। कहीं मस्जिद जलाई जाती हैं, कहीं मंदिर तोड़े जाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है एक सभ्य देश के लिए। अंग्रेज़ ये जानबूझ के छोड़ के गए थे और हम भी आज उसको वैसे ही किए जा रहे हैं। नंबर 2, पहले अंग्रेज़ हमारे राजा होते थे और आज हमारे पॉलिटिशियन हमारे राजा हो गए हैं। वो जनता से कोई सलाह मशवरा नहीं करते, जो उनके मन में आता है वही करते हैं। उदाहरण के तौर पर 2.5 महीने से लॉकडाउन लगा रखा है। जो ही लॉकडाउन लगा था उसी दिन से कोरोना की बीमारी बढ़ने लग गई। जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कुल मिला के 500 से भी कम आदमी इससे अफेक्टेड थे। आज 1,80,000 हो गए हैं। तो इस लॉकडाउन का क्या फ़ायदा है? कुछ नहीं।
ये धोखा है और ये हमारे पॉलिटिशियन ने हम पर थोपा है अपने मतलब को सीधा करने के लिए, ताकि वो अपनी छाप बना के रखें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किया कुछ नहीं, बोल बोल के करते रहते हैं और कुछ नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे राजनेता हमारे देश के बारे में नहीं सोचते, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। जैसे कि हम गुलाम थे और उस टाइम अंग्रेज़ उनके बारे में सोचते थे। नंबर 3, जो सबसे बड़ी बीमारी देश में है वो है जनसंख्या। किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आप कितनी प्रोग्रेस कर लें, जब तक आप पॉपुलेशन आबादी को नियंत्रण नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और सभी दुखी हो जाएंगे। इसके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनको अपनी वोट चाहिए, उनको अपना राज चाहिए। राज प्यारा है और देश जो है भाड़ में जाए या बखड़ में जाए, मुझे नहीं मालूम क्या जा कहाँ जाए, लेकिन जाएगा ज़रूर अगर यही हालात रहे तो। नंबर 3, किसान और मज़दूर। आज़ादी से पहले मैंने देखा है, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मेरा परिवार मज़दूर को हमसे अलग नहीं समझता था। जहाँ हम बच्चे खाना खाते थे, वहीं मज़दूरों के बच्चे खाना खाते थे। वही खाना हम खाते थे, वही खाना वो खाते थे। हम एक जगह बैठ के पानी पीते थे, एक जगह गप्पे मारते थे, एक जगह काम करते थे। लेकिन आज इस तथाकथित सभ्य प्रजातंत्र ने इतनी खाई खोद दी है जातियों के बीच में कि वो और गहरी हो गई हैं। भीमराव अंबेडकर ने जाति ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक आवाज़ थी, बाकी जो देश को लूटने वाले हैं उनकी बहुत आवाज़ें थी, उसको भी दबा दिया। तो जब तक हम ये जातिवाद को नहीं ख़त्म करेंगे, देश तरक्की नहीं कर सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और सच भी है। इसी प्रकार आजकल एक टीवी पर सुन सुन के कान पक गए, आत्मनिर्भर। किस चीज़ में आत्मनिर्भर हो जाएंगे आप? आपकी पिछले 6 साल में इकोनॉमी कहाँ चली गई ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जीडीपी माइनस में जाने वाली है, 1 या 2 दिन में खबर आ जाएगी। 1-2 दिन नहीं तो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। तो जिस देश के पास साधन नहीं है वो आत्मनिर्भर कैसे हो सकता है? नंबर 2, आत्मनिर्भर होने के लिए हमें कुछ यातनाएं सहनी पड़ेंगी। हमें अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो आज देश में सोना बाहर से इंपोर्ट होता है वो करोड़ों लाख रुपए का है। सोने के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, चांदी के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। उसको उधार पर लेने की क्या ज़रूरत है? नहीं। सोचें देश वालों, सोचो, ये आपका अपना देश है, मेरा भी थोड़ा बहुत है, पूरा तो नहीं है, लेकिन मैं इसमें पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा हिस्सा ज़रूर है। और मुझे जब इसमें तकलीफ़ होती है तो मुझे दुख होता है और मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ करूँ। लेकिन मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे और हम सब मिल के एकजुट होंगे
और कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे कि देश में ये कुरीतियाँ, ये तकलीफ़ें, ये बुराइयाँ ख़त्म हो जाएं और हम फिर अपनी ठीक आज़ादी की राह पर चलने लगें। इन चंद बातों के साथ आप इस पर गौर करें और मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें अगर आप इससे सहमत हों तो। धन्यवाद।